हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को एक मानक रूप में रखना सीखा था और हमने ये देखा था कि सिंप्लेक्स मेथड की क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चरण हैं, और हमने एक उदाहरण लेकर जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको हमने वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में भी लिखना सीखा था। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको सीख लिया था। हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम ली थी और उसमें जो हमारे प्रतिबंध थे उनमें स्लैक वेरिएबल जोड़कर हमने उनको प्रतिबंध को इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया था और फिर उनको हमने वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में पिछले वीडियो लेक्चर में लिखना सीख लिया था। तो इस प्रकार हम यह जो हमारी सिंप्लेक्स प्रॉब्लम है, जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में रख लिया है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में सिंप्लेक्स टेबल का निर्माण करना और परिकलन के माध्यम से ऑप्टिमम सॉल्यूशन को प्राप्त करना सीखेंगे। अब आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर के हर स्टेप को आप ध्यान से सुने और सिंप्लेक्स टेबल के निर्माण से लेकर ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया का ध्यान से अध्ययन करें। विद्यार्थियों, अब देखिए, यहाँ मैंने सिंप्लेक्स टेबल आपको दिखाई हुई है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि सिंप्लेक्स मेथड के परिकलन की विधि और इसमें जो ये एग्जाम्पल मैंने लिया है यह है बीसी मेहता एंड जीएम के मदनानी की पुस्तक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट से यह एग्जाम्पल लिया हुआ है और वहीं से यह टेबल भी ली हुई है। और आगे जो हम सिंप्लेक्स मेथड के अंतर्गत जो परिकलन विधि सीखेंगे ऑप्टिमम हल को प्राप्त करने के लिए, वह भी इस बुक पर आधारित है। तो विद्यार्थियों, यहाँ सिंप्लेक्स टेबल को आप देखिए। इसमें जो सारे वेक्टर्स हैं वो इस टेबल के सबसे ऊपर के भाग में आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले P0 वेक्टर दिखाई दे रहा है और उसके बाद P3, P4, P5, P1 और P2 वेक्टर लिए हुए हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो हमारा P0 वेक्टर है उसको या तो हम सबसे पहले लिखेंगे या सबसे बाद में लिखेंगे। हम चाहें तो इन वेक्टर्स का जो क्रम है वह P1, P2, P3, P4, P5 इस प्रकार से भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि P0 या तो सबसे पहले आएगा या सबसे बाद में आएगा। हमने यहाँ पर P0 सबसे पहले लिया है और उसके बाद जो हमारे बेसिस वेक्टर्स हैं उनको लिया है P3, P4 और P5 को, और बाद में हमने उसके बाद स्ट्रक्चरल वेक्टर्स, संरचनात्मक जो वेक्टर्स हैं P1 और P2 लिए हुए हैं। अब इस टेबल की जो फर्स्ट रो है उसको देखिए। इस टेबल की फर्स्ट रो में हमने CJ लिखा हुआ है संकेत के रूप में, और यहाँ पर आप एरो के निशान से देख सकते हैं कि इस फर्स्ट रो में हमने कोफिशिएंट्स लिखे हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे कि
जो P1 वेक्टर है उसका जो कोफिशिएंट है, या हम एक ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा x1 था, x था, उसका जो कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 5 था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप देखिए, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज द फंक्शन दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, और फिर इसमें हमने स्लैक वेरिएबल्स जोड़े थे। तो ये जो Cj है वह ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं उनके यहाँ पर ये कोफिशिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं। जो स्लैक वेरिएबल्स थे उनके कोफिशिएंट 0 0 लेंगे, और जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं x और y, उनके कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2 और 5 हैं हमारी प्रॉब्लम में। तो ये फर्स्ट कॉलम में हमने Cj लिखे हुए हैं। अब इसमें देखिए, जो इस कॉलम का इस टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है, Cj से हम नीचे एरो भी आपको दिखाई दे रहा है ये है, और ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमने कोफिशिएंट्स ऑफ द बेसिस वेक्टर लिखे हुए हैं फर्स्ट स्टेज में, इनिशियल स्टेज जो हमारी है, और ये 0 0 आपको 0 तीनों दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमने जो सेकंड कॉलम है उसमें बेसिस वेक्टर्स लिए हुए हैं P3, P4 और P5, और ये P3 है विद्यार्थी, सबसे पहले ये वाला P3 है ये। और फिर हमने इस टेबल को पूर्ण करने के लिए जो हमारे वेक्टर्स हैं, जो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखे थे, उनकी वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं। जैसे P0 हमारा अचर राशियों का वेक्टर है, तो ये वेक्टर P0 के नीचे वही राशियां लिखी हुई हैं 24, 21 और 9। P3 वेक्टर का जो है वह 1 0 0 है, P4 के लिए 0 1 0 है, P5 के लिए 0 0 1 है, और P1 की जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमने लिखे हुए हैं 1 3 1, हमने पिछले स्लाइड में जो देखे हुए हैं, वो जो हमारे पास जानकारी है, प्रदत्त सूचना है, उसके आधार पर हमने इस टेबल को बनाया हुआ है। अब इसके बाद आते हैं हम ZJ। ये आपको यहाँ पर ZJ दिखाई दे रहा है। तो इसका निर्माण करने के लिए हमने क्या किया है कि जो हमारे P0 कॉलम के जो जैसे हमने P0 के लिए ZJ निर्मित किया है, तो हमने P0 कॉलम के एलिमेंट्स को जैसे 24, 21 और 9, ये P0 वेक्टर के कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, उनको हमने करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं Cj के, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ZJ रो को प्राप्त करने के लिए हमने जो हमारा कॉलम का जो वेक्टर का जो कॉलम है, हम जिस भी वेक्टर को ले रहे हैं P4, P5, P1 जिसको भी ले रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने Cj से मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ा हुआ है। आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बताऊं। आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए जो P5 है कॉलम, हमारा वेक्टर कॉलम P5 है, उसके जो एलिमेंट हैं वह हैं उसके एलिमेंट हैं विद्यार्थियों 0 0 और 1, और हमारे Cj कॉलम के एलिमेंट्स हैं, Cj के जो एलिमेंट हैं वह हैं 0 0 0। तो हमने इस 0 को इससे मल्टीप्लाई किया है, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई किया है, और इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया है, और इन सबको जोड़ दिया है। और इनको जोड़ेंगे तब आपका जो समेशन है वह 0 आएगा। तो इस प्रकार हर कॉलम के लिए हम निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि चूँकि
फर्स्ट स्टेज में जो CJ है वह 0 0 दिए हुए हैं। यहाँ देखिए आप, फर्स्ट स्टेज में जो CJ हैं वो 0 0 दिए हुए हैं। तो किसी भी कॉलम के एलिमेंट को इस CJ वाले कॉलम से एलिमेंट बाई एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो जो समेशन है वह 0 ही आएगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज में जो हमारा ZJ का जो रो है वह 0 0 ही आएगा। तो इस प्रकार हमने ZJ यहाँ पर निकाला हुआ है। विद्यार्थियों, अब इसके बाद हम ZJ माइनस CJ कॉलम फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं ZJ माइनस CJ। तो ZJ रो आपको दिखाई दे रही है, ZJ के सारे एलिमेंट्स 0 0 हैं और CJ का जो रो है वह फर्स्ट रो है इस टेबल का। आप इसमें देख सकते हैं इसके एलिमेंट्स, आप देखिए 0 0 0 2 और 5 दिए हुए हैं। तो ZJ माइनस CJ रो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर कॉलम में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में ZJ माइनस CJ आपके यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं और आप इसमें देख सकते हैं बाकी सारे वेक्टर्स के लिए 0 0 आए हैं क्योंकि उनके CJ कोफिशिएंट जो हैं वो 0 0 हैं। केवल P1 और P2 वेक्टर के लिए -2 और -5 हमें प्राप्त हुए हैं। विद्यार्थियों, जब हम सिंप्लेक्स मेथड के माध्यम से ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो हम सबसे पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से प्रारंभिक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से शुरू करते हैं और उस स्थिति में हमने यहाँ पर x = 0, y = 0 लिया है और जो हमारे जो हमारे स्लैक वेरिएबल्स हैं S1, S2 और S3 उनकी वैल्यू क्रमशः हमने यहाँ पर 24, 21 और 9 ली है। और इस स्थिति में जो ZJ का जो मूल्य है वह यहाँ पर जो आपको P0 कॉलम के करस्पॉन्डिंग ZJ 0 दिखाई दे रहा है, यह इस जो ZJ की जो ये वैल्यू है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर चूँकि हमने x और y = 0 एक प्रारंभिक संभाव्य हल लिया है, फिजिबल सॉल्यूशन लिया है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसका प्रारंभिक मूल्य 0 ही होगा। और हम इस सिंप्लेक्स मेथड के माध्यम से आगे के स्टेप्स में आगे के जो इटरेशन हैं उनमें हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मूल्य को आगे हम बढ़ाते हुए चले जाते हैं और हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक संभाव्य हल है वह ऑप्टिमम है या नहीं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया है और हमें सेकंड स्टेज पर जाने से पहले एक हम टेस्ट काम में लेते हैं कि हमारा जो LP प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वह ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है। यानी यदि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो हमें फर्दर कैलकुलेशंस करना होगा, हमें फर्दर इटरेशन करना होगा, सेकंड स्टेज में जाना होगा। और यदि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो हमारा प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाता है। या हमें ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है
कि इस एलपी प्रॉब्लम का कोई फाइनाइट सॉल्यूशन हो ही ना, सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो। तो इसके लिए विद्यार्थियों हमें टेस्ट करना होता है। अब इसको हम किस प्रकार देखेंगे, हम टेस्ट कैसे करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिए। मैं इस पर जाने से पहले आपको एक बार पुनः फर्स्ट स्टेज को बहुत ब्रीफ में समराइज कर देती हूँ कि फर्स्ट स्टेज में हमने दी हुई जानकारी के आधार पर इस तालिका का निर्माण किया है और हमने ZJ ये जो कॉलम है इसको बनाया है। ZJ कॉलम को बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने कोई सा भी हम कॉलम ले सकते हैं। जैसे ये P4 लीजिए, तो P4 के जो एलिमेंट्स हैं 0 1 0, इनको हमने जो बेसिस के ये कोफिशिएंट्स हैं इनसे मल्टीप्लाई करके और उनको जोड़ के प्राप्त किया है। फिर उसके बाद हमने ZJ माइनस CJ रो प्राप्त की है। अब ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, इसको देखने के लिए हम टेस्ट करना है। तो टेस्ट ये है कि यदि सारे ZJ माइनस CJ, आप इस कॉलम पर फोकस करिए, ये ZJ माइनस CJ का कॉलम है और इसमें यदि सारे एलिमेंट्स ZJ माइनस CJ के सारे जो एलिमेंट्स हैं वह या तो 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, यानी ZJ माइनस CJ इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे सारे एलिमेंट्स 0 और ग्रेटर देन 0 नहीं हैं। दो कॉलम में हम देख रहे हैं कि ZJ और जो CJ है -2 और -5 है, तो इसलिए हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि जिन कॉलम्स के लिए ZJ माइनस CJ नेगेटिव है, तो उन कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं वह यदि सारे एलिमेंट्स यदि नेगेटिव होंगे तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। तो यानी हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ZJ माइनस CJ जिनके लिए नेगेटिव है उन कॉलम्स में सारे एलिमेंट्स नेगेटिव तो नहीं हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे -2 और -5 जो ZJ माइनस CJ नेगेटिव हैं, ये दो इनके जो एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं ऊपर कॉलम में एलिमेंट्स देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये नेगेटिव नहीं है और इसलिए हमारा सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी नहीं है। और यदि जिनके लिए ये ZJ माइनस CJ नेगेटिव है उनमें कुछ एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो हमें आगे इटरेशन करना होगा, आगे कैलकुलेशन करना होगा, परिकलन करना होगा और हमें सेकंड स्टेज में जाना होगा ताकि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। तो विद्यार्थियों, हमें जो सेकंड स्टेज में जाने से पहले आप ध्यान से सुनिए, हमने ZJ माइनस CJ पर अपना फोकस किया है। यदि ZJ माइनस CJ जो रो है उसके सारे एलिमेंट्स 0 और ग्रेटर देन 0 हैं, तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो वैल्यू नेगेटिव हैं, तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो प्राप्त हमें नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि जो ये नेगेटिव -2 और -5 हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स, इन कॉलम के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव भी नहीं हैं, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी नहीं है। इसलिए अब हमें फर्दर आगे सेकंड स्टेज पर जाना होगा। अब विद्यार्थियों, हम जो आगे इटरेशन करने से पहले हमें दो बातों के बारे में डिसीजन लेना होता है।
इस स्थिति में क्या होगा कि हमें ये देखना होगा कि हमारा कौन सा जो स्ट्रक्चरल वेक्टर है जो कि इनकमिंग वेक्टर होगा और कौन सा बेसिस वेक्टर है जो कि आउटगोइंग वेक्टर होगा। यानी हमें सेकंड स्टेज पर हम जब जा रहे हैं तो हमें दो चीज़ डिसाइड करनी होगी, एक तो आउटगोइंग वेरिएबल और एक इनकमिंग वेरिएबल। तो जो इनकमिंग वेरिएबल है विद्यार्थियों, हम जब सेकंड स्टेज पर जा रहे हैं तो जो हमारे ये बेसिस हैं ये P2, P3, P5 सॉरी P3, P4, P5 इनमें से कोई एक बाहर जाएगा और जो हमारे स्ट्रक्चरल वेक्टर हैं जिनके लिए ZJ माइनस CJ नेगेटिव है, -2 और -5, इनमें से कौन सा वेक्टर इनकी जो इनमें से जो एक बाहर जाएगा उसमें से ये कौन सा वेक्टर उसकी जगह लेगा, ये हमें डिसाइड करना है। यानी स्ट्रक्चरल वेक्टर इनकमिंग वेक्टर होगा और बेसिस वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर होगा। तो सबसे पहले हम इनकमिंग वेक्टर को देखें। तो इनकमिंग वेक्टर के लिए जिस वेक्टर की ZJ माइनस CJ हाईएस्ट नेगेटिव है, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है, मतलब जो नेगेटिव यहाँ देख रहे हैं -2 और -5, इनमें से जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है, वह इनकमिंग वेक्टर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाईएस्ट नेगेटिव वेक्टर वैल्यू P2 वेक्टर की है, तो P2 वेक्टर हमारा इनकमिंग वेक्टर होगा। और अब हमें कौन सा वेक्टर बाहर जाएगा, आउटगोइंग होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हम रिप्लेसमेंट रेशियोज ज्ञात करते हैं। आप इस सिंप्लेक्स टेबल के फर्स्ट स्टेज के जो कॉलम है उसमें रिप्लेसमेंट रेशियोज को देखिए, इनको हम ज्ञात करते हैं। तो रिप्लेसमेंट रेशियोज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा P0 कॉलम है, हम क्या करेंगे विद्यार्थी, उसको ध्यान से देखिए कि जो हमारा P0 कॉलम है उसके एलिमेंट्स को हम, जो हमारा इनकमिंग स्ट्रक्चरल वेक्टर है जो कि यहाँ पर P2 है, इस P2 के एलिमेंट से उसको डिवाइड करेंगे। देखिए आप यहाँ पर 24 है, 24 डिवाइडेड बाई 4, 21 डिवाइडेड बाई 1, 9 डिवाइडेड बाई 1। तो इस प्रकार हम रिप्लेसमेंट रेशो ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार रिप्लेसमेंट रेशो ज्ञात करने के बाद हम ये देखेंगे कि स्मॉलेस्ट रेशो कौन सा है। जिस जो रेशो स्मॉलेस्ट रेशो होगा, जिस वेक्टर के सामने आ रहा है, ये बेसिस वेक्टर्स हैं P3, P4, P5, P3 ये P3 है, P3, P4, P5, जिसके भी सामने स्मॉलेस्ट रेशो होगा वह वेक्टर जो है आउटगोइंग वेक्टर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट रेशो 6, 21 और 9 आए हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 है और ये 6 जो है वह P3 वेक्टर के सामने है, तो इसलिए P3 हमारा आउटगोइंग वेक्टर होगा। तो इसको हमने तीर के निशान से सूचित किया हुआ है कि हमारा P3 वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर होगा और P2 हमारा इनकमिंग वेक्टर होगा। तो आप सेकंड स्टेज में यहाँ देखिए, सेकंड स्टेज में P3 की जगह P2 वेक्टर आ गया है और इसमें हमने तीर के निशान से हमने इनकमिंग का निशान लगाया हुआ है। तो ये P2 हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया
दूसरी स्टेज में। और अब हम और इसके आगे हमने इसका जो CJ वैल्यू है वो हमने 5 रख दिया है, क्योंकि P3 का CJ वैल्यू था 0 और इसका है 5, क्योंकि आप यहाँ पर CJ की जो फर्स्ट रो है इसमें भी आप देख सकते हैं P2 का जो कोफिशिएंट है वह 5 है। तो मैं समझती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम इस टेबल की सेकंड स्टेज में पहुँच रहे हैं। और सेकंड स्टेज में हमने देखा कि हमने इनकमिंग वेक्टर हमने डिसाइड कर लिया और हमने P3 को रिप्लेस कर दिया P2 के द्वारा। विद्यार्थियों, हर स्टेप को आप अच्छी तरह से समझिए। अब हमने P2 हमारा जो कि इनकमिंग वेक्टर है, हमने P3 की जगह P2 को ले लिया है। अब इस पूरी रो की जो संख्याएं हैं, P2 रो की, P4 रो की, P5 रो की, इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको हमें कैलकुलेट करना होगा। विद्यार्थियों, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की है कि जो हमारा इनकमिंग वेक्टर था, जो हमारा P2 वेक्टर है जिसका कि ZJ माइनस CJ हाईएस्ट नेगेटिव है, इस वेक्टर के कॉलम को मैं एरो बना रही हूँ, इसको बोलते हैं पिवट कॉलम। और जो हमारा आउटगोइंग वेक्टर था जो कि P3 था, इसको हम बोलते हैं पिवट रो, जो कि हमारा आउटगोइंग वेक्टर है। और विद्यार्थियों, इनके दोनों के कटान बिंदु पर यह स्थित जो वैल्यू है 4, इसको हम पिवट एलिमेंट बोलते हैं। जो हम सेकंड स्टेज का तालिका बनाते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। विद्यार्थियों, हम सेकंड स्टेज में जो यह P2 की पंक्ति है जिसके हमें एलिमेंट ज्ञात करने हैं, उनको ज्ञात करने के लिए हम जो हमारी ये रो है, आप इसको एक मिनट ध्यान से देखिए। ये जो रो है हमारी, जो आउटगोइंग वेक्टर है, उसकी जो रो है, ये मैं निशान से सूचित कर रही हूँ। इस रो के हर एक एलिमेंट को हम इस पिवट एलिमेंट से यदि विभाजित कर देंगे तो हमारी सेकंड स्टेज की जो P2 की रो है, स्ट्रक्चरल वेक्टर P2 की रो है, वह हमें प्राप्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस रो के हर एलिमेंट को देखिए, 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 6, 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/4। इस तरह हमने इसकी पूरी रो ज्ञात कर ली है। विद्यार्थियों, अब हमें जो शेष दो पंक्तियां हैं P4 और P5 कॉलम की, इनके एलिमेंट्स की गणना करनी है। इसके लिए विद्यार्थियों आप ध्यान रखें कि इनको किस प्रकार हम गणना करेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेज में जो P4 की रो है उसको ध्यान से देखिए। इसमें P0 वेक्टर में पहला कॉलम जैसे 21 दिया हुआ है, इसकी जगह हम दूसरा एलिमेंट सेकंड स्टेज में हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो उसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे उसको देखिए। यहाँ इसको इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके इधर बता देती हूँ। इसको हम इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, 21 माइनस 1/4 इंटू 24 इक्वल टू आपका आ जाएगा। इससे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी और यह आएगी 15। ठीक है, अब आप इसको देखिए, हमने ये एलिमेंट्स कैसे लिए हैं। 21 आपका जो फर्स्ट स्टेज का जो तालिका है उसमें P4 रो में P0 का कॉलम जो है वहाँ पर 21 है, और इसी रो में जो हमारा इनकमिंग वेक्टर है उसमें
वन एलिमेंट है उसका और उसको डिवाइड किया है पिवट एलिमेंट से और इनटू किया है जो हमारा आउटगोइंग वेक्टर है P3 उसका एलिमेंट जो 24 है उससे इसको इनटू किया है। तो इस प्रकार हम जो सेकंड कॉलम है, सेकंड टेबल है, सेकंड स्टेज है उसमें P4 जो रो है, P4 वेक्टर की जो रो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अगला एलिमेंट है वह हमने जो -1/4 आपको दिखाई दे रहा है उसको हमें प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज में P4 जो रो है उसका ये 0 एलिमेंट है। इस 0 एलिमेंट को 0 माइनस ये 1/4 इंटू 1 इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और उससे हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार आप इस आगे भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे मैं एक और आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। जैसे ये P5 है, P5 जो रो है वेक्टर की, अब इसका जो एलिमेंट हमें निकालना है कैलकुलेट करके, उसको कैसे निकालेंगे विद्यार्थियों? आप फर्स्ट स्टेज में P5 रो को देखिए। P5 रो के आगे जो P0 का कॉलम है वहाँ पर आपको 9 दिखाई दे रहा है। इस 9 में से 1/4 ये 1 यहाँ पर, ये देखिए ये 1/4 इस रो का जो P2 कॉलम है उसका जो एलिमेंट है 1/4 जो हमारा पिवट एलिमेंट है, इनटू आप क्या करेंगे, इनटू करेंगे 24। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पिवट कॉलम है और जो पिवट रो है इनके एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और जो हमारा कैलकुलेशन है उनमें इन एलिमेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में जो पिवट एलिमेंट है 4, ये हमारे लिए केंद्रीय तत्व है, केंद्रीय वैल्यू है। तो इस प्रकार आप इनको कैलकुलेट करके निकालिए। इसी प्रकार फिर आगे बढ़ते हुए हम ZJ कैलकुलेट करेंगे। ZJ कैलकुलेट करने के लिए हम पुनः उसी प्रकार कैलकुलेट करेंगे। किस प्रकार आप देखिए, ZJ कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने मान लीजिए P0 कॉलम के लिए, इस P0 वेक्टर के लिए हमने ZJ कैलकुलेट करने हैं। तो आप देखिए P0 कॉलम के एलिमेंट्स हैं सेकंड स्टेज में 6, 15 और 3। इनको हम करस्पॉन्डिंग CJ कॉलम से के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 5, 15 × 0, 3 × 0 और इनको तीनों को हम जोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं उनका योग 30 आएगा। तो इस प्रकार आगे के वेक्टर्स के लिए भी हम ZJ निकाल सकते हैं। हमने फर्स्ट स्टेज में भी ZJ निकालना सीखा था। फिर अगेन हम ZJ माइनस CJ कॉलम हम बनाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है या नहीं। विद्यार्थियों, हम जो टेस्ट करेंगे हमने पहले ही देख चुके हैं कि इस टेस्ट में हम देखेंगे कि यदि ZJ माइनस CJ के सारे एलिमेंट 0 और ग्रेटर देन 0 हैं तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गया है। और यदि कोई कॉलम कोई वैल्यू यदि नेगेटिव है तो हमें आगे इटरेशंस करने होंगे, आगे कैलकुलेशंस करने होंगे। तो आप सेकंड स्टेज में भी देख सकते हैं कि ऑल ZJ माइनस CJ इक्वल टू 0 और नॉट और ग्रेटर देन 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट -3/4 है, यह नेगेटिव है। और इस एलिमेंट की नेगेटिव एलिमेंट के जो कॉलम है, ये इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है ये आप देख सकते हैं, ये वाला, इसकी जो सारी वैल्यूज हैं वह पॉजिटिव हैं और इसलिए हमारा सॉल्यूशन है अभी ऑप्टिमल नहीं हुआ है। हमें आगे और इटरेशन करना है, हमें थर्ड स्टेज पर जाना है। तो इस स्थिति में विद्यार्थियों
हमारा जो नेगेटिव वैल्यू वाला जेड जे सी जे वाला जो कॉलम है वह हमारा इनकमिंग वेक्टर बन जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस स्टेज में जो P1 कॉलम है, P1 वेक्टर है, P1 वेक्टर आपका इनकमिंग वेक्टर होगा। और जो आउटगोइंग वेक्टर है उनको ज्ञात करने के लिए अगेन हम इस कॉलम में रिप्लेसमेंट रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। और रिप्लेसमेंट रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए हम वही विधि अपनाएंगे कि जो हमारा इनकमिंग वेक्टर है, ये वाला इनकमिंग वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं उनके सामने करेस्पॉन्डिंग जो P0 वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं 6, 15 और 3। तो 6 डिवाइडेड बाई 1/4, ये 1/4, और 15 डिवाइडेड बाई 11/4, और जो 3 है डिवाइडेड बाई 3/4। इस तरह हम इनको फिर अगेन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे स्मॉलेस्ट रेशो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट रेशो यहाँ पर है, ये जो मैंने गोला किया हुआ है। तो इसलिए इस रेशो के सामने वाला जो वेक्टर है, ये आप देख सकते हैं तीर के निशान से, ये आउटगोइंग वेक्टर हमारा हो जाएगा। अब हम थर्ड स्टेज के एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने सेकंड स्टेज के एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये एलिमेंट है, यहाँ पर ये जो 3/4 जो एलिमेंट है ये पिवट एलिमेंट है। और जो आउटगोइंग वेक्टर है वह P5 है। इनकमिंग वेक्टर इसमें यहाँ पर P1 है। तो थर्ड स्टेज में आपका जो इनकमिंग वेक्टर ये P1 आपको दिखाई दे रहा है एरो के निशान से। इसके जो सारे एलिमेंट हैं वह इस P5 एलिमेंट जो कि आउटगोइंग वेक्टर है, इसके एलिमेंट्स को 3/4 से डिवाइड करके हमने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। और शेष 2 रो के जो एलिमेंट्स हैं आप उनको जैसे हमने ऊपर सेकंड स्टेज में निकाले थे उसी तरह से हम निकालेंगे। जैसे मैं एक आपको दोबारा याद दिलाने के लिए एक को निकालना बता देती हूँ। जैसे सपोज यहाँ पर हम ये एलिमेंट ले लेते हैं P4 वेक्टर के आगे 15 जो एलिमेंट है, इसको हमें थर्ड स्टेज में हम हमारा एलिमेंट किस प्रकार आएगा तो उसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, उसको हम विद्यार्थियों इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे 15 माइनस 11/4 ये आपका ये है, ये 11/4 डिवाइडेड बाई 3/4 ये जो पिवट एलिमेंट है इनटू 3 कौन सा, जो कि हमारा इनकमिंग वेक्टर है ये वाला। ये देखिए आप कैसे निकालेंगे, दोबारा से आप देखिए एक बार। इस जो आपका P4 वेक्टर के आगे जो 15 है, इस एलिमेंट से हम इधर थर्ड स्टेज के P4 का ये एलिमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। ये वाला ये कैसे आया, 15 माइनस 11/4 11/4 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू 3, ये इस तरह से। तो इस तरह से आप इनको कैलकुलेट करके हर एलिमेंट को निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा इनकमिंग वेक्टर होता है उसकी जगह जो बेसिस वेक्टर होता है उसकी वैल्यूज आ जाती हैं। आप देखिए, आप यहाँ देखिए कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसकी बात करें कि जैसे ये हमारा फर्स्ट स्टेज में जो P2 वेक्टर है, ये P2 वेक्टर है, ये इनकमिंग वेक्टर था, और हमारा जो ये P3 था ये आउटगोइंग वेक्टर था।
तो आप देखिए नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज है वहाँ पर आप देखिए P2 वाले स्तंभ में जो P3 के जो संख्याएं थी, P3 की संख्या क्या थी, 0 0 0 1, तो ये यहाँ पर आपके यहाँ पर आ गई हैं। सॉरी P3 जो है वो ये है, सॉरी ये P5 है, P3 आपका ये है, ये P3 है। P3 के एलिमेंट्स हैं 1 0 0 और P2 जो हमारा इनकमिंग वेक्टर है अब उसके एलिमेंट बन गए हैं 1 0 0, तो ये आपस में रिप्लेस हो जाते हैं और जो P3 वेक्टर है उसमें हमने कैलकुलेट करके ये वैल्यूज आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब आप कैलकुलेशन करें तो आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं, तो आप इससे ये टेस्ट भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ अगले स्टेज में आप ये देखिए आपने P1 इनकमिंग वेक्टर है, तो जब आप थर्ड स्टेज में आ रहे हैं तो थर्ड स्टेज में P1 वेक्टर के नीचे जो वैल्यूज हैं 0 0 1, यहाँ आप देखिए 0 0 1, ये वो वैल्यू हैं जो कि आपका आउटगोइंग वेक्टर था उसकी वैल्यू थी। आउटगोइंग वेक्टर हमारा कौन सा था, P5, और P5 के हमारे इस सेकंड स्टेज में जो कॉलम में जो एंट्रीज थी वो 0 0 1, तो वही 0 0 1 यहाँ आ गई हैं। तो ये आप इससे चेक भी कर सकते हैं कि हमने कैलकुलेशन ठीक की है या नहीं की है। अब लास्ट में हम फिर अगेन हम ZJ और ZJ माइनस CJ के कॉलम हम बनाएंगे और आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो लास्ट में ZJ माइनस CJ की जो एंट्रीज हैं, यहाँ देख सकते हैं सारी जो संख्याएं हैं, एलिमेंट्स हैं, वो 0 या ग्रेटर देन 0 हैं। इसलिए अब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है और अब हमें आगे इटरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गया है। हम थर्ड स्टेज के बाद इसको हम स्टॉप करेंगे और जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वह ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें P0 कॉलम से प्राप्त होगा। P0 कॉलम हमारा कौन सा है, यह वाला, इसकी जो वैल्यूज हैं 5 4 और 4, और इनके आगे जो वेक्टर लिखे हुए हैं P2 P4 और P1, ये देखिए P2 P4 और P1। तो यहाँ पर जो हमारा हल होगा वह होगा, चूँकि P1 वेक्टर का कोफिशिएंट x है और P2 वेक्टर का कोफिशिएंट y है, तो इसलिए हमारे इस सॉल्यूशन में x की जो वैल्यू होगी वह 4 होगी, x = 4 तथा y = 5। यहाँ आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन में डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू प्राप्त होंगी। आप इनको यहाँ देख सकते हैं कि जो बेसिस वेक्टर हैं उसमें P2 P4 और P1 ये दिए हुए हैं और इनके आगे P0 वाले कॉलम में, P0 वेक्टर वाले कॉलम में P2 के आगे 5, P4 के आगे 4 और P1 के सामने 4 दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा जो सॉल्यूशन है, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वह x = 4 और y = 5 होगा। विद्यार्थियों, आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि P4 के सामने 4 दिया हुआ है, तो चूँकि P4 वेक्टर का कोफिशिएंट S2 है, इसलिए यहाँ S2 = 4 वैल्यू आएगी। और जब हम इन वैल्यूज को जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें यदि हम रखेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारा
ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 2x प्लस 5y प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। तो यहाँ पर अगर आप x1 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5 रखेंगे और s2 इक्वल टू 4 रखेंगे, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका z की जो वैल्यू है वह 33 आएगी। यानी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वह यहाँ पर 33 होगी, zj 33 होगा। और यह जो सॉल्यूशन है zj के सामने आपको दिया हुआ है, इधर आप देख सकते हैं कि जो 33 वैल्यू है वह यहाँ है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। विद्यार्थियों, आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान से देखें कि जब हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था, प्रारंभ में जब हम स्टेज 1 पर थे, तब हमारे zj की वैल्यू 0 थी और उसके बाद सेकंड स्टेज के बाद 30 है और हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब हमें प्राप्त हो गया है तो उसके बाद यह 33 है। तो इस प्रकार हम सिंप्लेक्स मेथड के अंतर्गत विभिन्न स्टेप्स में, चरणों में हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको सिंप्लेक्स मेथड के माध्यम से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। अब आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को लेकर अभ्यास करिए और तब आपको इस मेथड को समझने में, इसको कैलकुलेट करने में और आसानी होगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।